आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास भाषा के विषय पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। हम सब बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पर ये सब होता कैसे है? हम्म। मतलब एक बच्चा जो कल तक सिर्फ आवाजें निकाल रहा था, वो अचानक से पूरे पूरे वाक्य कैसे बोलने लगता है? और फिर जब वही बच्चा स्कूल जाता है तो एक नई भाषा सीखना उसके लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब भाषा अर्जन की उस जादुई प्रक्रिया से लेकर स्कूलों में सिखाने के अलग-अलग तरीकों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाषा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बातचीत करने का एक जरिया है? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे विचारों को एक शक्ल देती है। हम भाषा के जरिए ही सोचते हैं, सपने देखते हैं और दुनिया को समझते हैं। ये हमें हमारे समाज और हमारी संस्कृति से जोड़ती है। इन नोट्स में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि भाषा के कई रूप हैं। अच्छा। हाँ, एक तो मौखिक जो हम बोलते हैं, फिर लिखित जो हम पढ़ते लिखते हैं, और एक होती है सांकेतिक मतलब इशारों की भाषा। और लिखित भाषा को ज्यादा स्थायी माना गया है ना? बिल्कुल। क्योंकि इसी की वजह से तो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच पाता है। मतलब किताबें, ग्रंथ, विज्ञान, सब कुछ इसी पर तो टिका है। एकदम सही। और इसी बुनियाद पर हम आज की सबसे जरूरी बात पर आते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच का फर्क। हाँ, ये दो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, ये अर्जन यानी एक्विजिशन और अधिगम यानी लर्निंग, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझें? चलिए एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। जब एक बच्चे अपने घर में अपने परिवार वालों को सुन सुनकर अपनी मातृभाषा बोलना सीख जाता है, तो क्या उसे कोई ग्रामर के नियम सिखाता है? नहीं नहीं। क्या उसकी कोई क्लास लगती है? बिल्कुल नहीं। वो तो बस सुनता है, टूटे फूटे शब्द बोलता है, गलतियां करता है और धीरे धीरे अपने आप सीख जाता है। बस इसी को कहते हैं भाषा अर्जन या एक्विजिशन। अच्छा। ये एक स्वाभाविक मतलब एक नेचुरल और अनौपचारिक प्रक्रिया है जो हमारे अवचेतन मन में चलती रहती है। बच्चा बस अपने माहौल से भाषा को सोख लेता है। जैसे कोई स्पंज पानी सोखता है? बिल्कुल। उसे पता भी नहीं चलता कि वो कुछ सीख रहा है। अच्छा, तो अर्जन वो है जो अपने आप हो जाता है। तो फिर अधिगम क्या हुआ? अधिगम या लर्निंग वो है जो हम कोशिश करके मेहनत करके सीखते हैं। जब आप स्कूल में अंग्रेजी या कोई और दूसरी भाषा सीखते हैं तो आपको नियम पढ़ाए जाते हैं, किताबें होती हैं, टीचर होते हैं, परीक्षा भी होती है। ये एक सचेत प्रयास है। हाँ, आप जानते हैं कि आप सीख रहे हैं। हाँ, आप जानते हैं कि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। तो मतलब अर्जन हो गया मातृभाषा सीखना और अधिगम हो गया कोई दूसरी भाषा सीखना। इन नोट्स में स्किनर और वाइगॉत्स्की का भी जिक्र है। उनके विचार इसे समझने में कैसे मदद करते हैं? देखिए, ये दो अलग-अलग नजरिए हैं। स्किनर का मानना था कि बच्चा नकल करके सीखता है, जिससे हम अनुकरण कहते हैं। अच्छा, इमिटेशन। हाँ, इमिटेशन। वो बड़ों को बोलते हुए देखता है और वैसा ही बोलने की कोशिश करता है। जब वो कुछ सही बोलता है तो हम उसे शाबाश कहकर बढ़ावा देते हैं। हाँ, उसे रीएनफोर्समेंट मिलता है। बिल्कुल, जिसे पुनर्बलन कहा जाता है। यानी नकल करो और इनाम पाओ। ये तो काफी सीधा साधा फंडा लगता है। वाइगॉत्स्की इससे अलग क्या कहते हैं? वाइगॉत्स्की समाज और बातचीत पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि बच्चा अकेला नहीं सीखता, वो अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से बात करके, उनके साथ खेलकर भाषा सीखता है। भाषा उसके लिए एक सामाजिक औजार है। तो मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चा नकल भी करता है और बातचीत से भी सीखता है। तो अगर हम इसे एक लाइन में कहें, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है और दूसरी भाषा का अधिगम होता है। बिल्कुल। और वो दूसरी भाषा जिसे हम स्कूल में सीखते हैं, उसे लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। सही है? एकदम सही। और एक मजेदार बात यह है कि एक बच्चा अपने माहौल से एक से ज्यादा भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। अच्छा। हाँ, अगर किसी के घर में हिंदी और पंजाबी दोनों बोली जाती हैं, तो बच्चा बिना किसी क्लास के दोनों भाषाएं स्वाभाविक रूप से सीख जाएगा। इसी से जुड़ा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है, जो अक्सर क्लासरूम में होता है। पूछिए। मान लीजिए हिंदी की क्लास चल रही है और एक बच्चा अपनी मातृभाषा, शायद भोजपुरी या हरियाणवी, में कोई सवाल पूछता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसे टोकना चाहिए? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। ओके। बच्चे का अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करना पूरी तरह से स्वाभाविक है। हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
यानी एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चों को उनकी अपनी भाषा में बोलने का पूरा मौका देना चाहिए। अगर हम उसे टोकेंगे तो हो सकता है कि वो आत्मविश्वास खो दे और आगे से सवाल पूछने में ही झिझके। तो क्लास में कई भाषाएं होना एक समस्या नहीं बल्कि एक ताकत है। बिल्कुल, इसे ही तो बहुभाषिकता या मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं और हमें इसे एक संसाधन की तरह देखना चाहिए। सही है। अब जब हम अलग-अलग भाषाओं की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और शब्दों को भी साफ कर लेना जरूरी है, जैसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, होता है। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और यहीं पर एक आम गलतफहमी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा? मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, जो सरकारी कामकाज की भाषा है। संवैधानिक तौर पर भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत एक बहुभाषी देश है और सभी भारतीय भाषाओं का बराबर सम्मान है। ये जानना बहुत जरूरी था। और एक और शब्द है मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? मानक भाषा किसी भाषा का वो रूप होता है जिसे शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में इस्तेमाल किया जाता है। ये व्याकरण के नियमों से बंधी होती है और इसे भाषा का सबसे शुद्ध और परिष्कृत रूप माना जाता है, जैसे किताबों और अखबारों में जो हिंदी लिखी होती है। समझ गया। चलिए वापस उस छोटे बच्चे के सफर पर चलते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि वो भाषा अर्जित करता है, पर क्या इसके कुछ चरण होते हैं या ये बस अचानक हो जाता है? नहीं, ये अचानक नहीं होता। इसके बहुत ही दिलचस्प चरण है। जन्म के करीबन 6 हफ्ते बाद बच्चा कूकना या कूइंग शुरू करता है। आ, ऊ, ई जैसी स्वर ध्वनियां निकालता है। हाँ, वो प्यारी सी आवाजें। फिर लगभग 6 महीने का होने पर वो बलबलाना यानी बैबलिंग शुरू करता है। माँ बा, बाबा, दादा जैसे सिलेबल दोहराता है। और ये सिर्फ आवाजें नहीं है। इस वक्त वो असल में अपने मुंह, होठ और जीभ की एक्सरसाइज कर रहा होता है। अच्छा? हाँ, वो उन सभी ध्वनियों को टेस्ट कर रहा है जो आगे चलकर शब्द बनाएंगी। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई संगीतकार रियाज करता है। क्या बात है, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। इसके बाद क्या होता है? 1 साल का होते होते वो एक शब्द के चरण में आ जाता है। वो एक ही शब्द से अपनी पूरी बात कहता है, जैसे पानी बोलकर ये कहना कि मुझे प्यास लगी है। अच्छा। और फिर 1.5 से 2 साल की उम्र में वो 2-2 शब्दों को जोड़ना सीखता है, जिसे टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच, जिसे पुराने जमाने के टेलीग्राम जिनमें सिर्फ काम के शब्द होते थे, पापा ऑफिस गए। बिल्कुल वही। और फिर 2 से 4 साल की उम्र में वो धीरे धीरे लंबे वाक्य बनाने लगता है। इस रफ्तार को समझने के लिए प्रोफेसर स्मिथ का डेटा कमाल का है। बताइए, क्या कहता है वो डेटा? उनके मुताबिक 1 साल का बच्चा औसतन सिर्फ 3 शब्द जानता है। सिर्फ 3? हाँ, सिर्फ 3। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 2 साल की उम्र में उसकी शब्दावली 272 शब्दों की हो जाती है। 1 मिनट, क्या कहा? 3 से सीधे 272 1 साल में? ये तो लगभग 100 गुना की छलांग है। ये कैसे मुमकिन है? यही तो भाषा अर्जन का जादू है। और रुकिए, 5 साल का होते होते ये आंकड़ा 2072 शब्दों तक पहुंच जाता है। 2000 से ज्यादा? हाँ, ये दिखाता है कि इंसान का दिमाग शुरुआती सालों में भाषा सीखने के लिए कितना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये तो अविश्वसनीय है। बच्चे भाषा को इतनी आसानी से सोख लेते हैं, लेकिन फिर हम उन्हें स्कूल में दूसरी भाषा सिखाने के लिए डालते हैं और अचानक ये एक बहुत बड़ा संघर्ष बन जाता है। तो हम स्कूलों में ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? ये औपचारिक शिक्षण विधियां क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं से अधिगम की दुनिया शुरू होती है। स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने इसी से अंग्रेजी सीखी है। इसमें हर शब्द और हर वाक्य का मातृभाषा में अनुवाद करके और व्याकरण के नियम रटाकर सिखाया जाता है। हाँ, दिस इज अ बुक का मतलब यह एक किताब है। इस तरीके की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इससे बच्चे पढ़ना और लिखना तो सीख जाते हैं, पर बोलना नहीं सीख पाते। उनका पूरा ध्यान नियमों और अनुवाद पर रहता है। वे सहज रूप से बातचीत करने में झिझकते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए कौन सी विधि आई? इसी प्रतिक्रिया में आई प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड।
ये व्याकरण अनुवाद विधि के बिल्कुल उल्टी है। ओके। इसमें मातृभाषा का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन होता है। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो क्लास में सिर्फ अंग्रेजी में बात होगी। माहौल ऐसा बनाया जाता है कि बच्चा उसी भाषा में सोचने पर मजबूर हो जाए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हर क्लासरूम के लिए प्रैक्टिकल है, जहां बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं? यही इसकी सीमा है। ये हर स्थिति में काम नहीं करती, और यहीं से सबसे बड़ा आइडिया आया कि भाषा सीखने का असली मकसद नियम रटना नहीं है, बल्कि संवाद करना है। अपनी बात कहना और दूसरों की बात समझना। बिल्कुल। और इसी सोच से निकली संप्रेषणात्मक विधि या कम्युनिकेटिव मेथड, जो आज सबसे असरदार मानी जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें व्याकरण के नियमों से ज्यादा भाषा के असल इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। बच्चों को क्लास में रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन जैसी एक्टिविटीज दी जाती हैं ताकि वे असल जिंदगी की स्थितियों में भाषा का इस्तेमाल करना सीखें। मतलब लक्ष्य भाषा को जानना नहीं, बल्कि भाषा का इस्तेमाल करना है। एकदम सही। यहाँ दो और विधियों का जिक्र है जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, आगमन और निगमन विधि। हाँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर जाती है। उदाहरण से नियम? हाँ, यानी टीचर पहले बच्चों के सामने बहुत सारे उदाहरण रखेगा, जैसे राम, मेज, दिल्ली, ईमानदारी, और फिर बच्चों से पूछेगा कि इन सब में क्या चीज कॉमन है। चर्चा के बाद बच्चे खुद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये सब किसी चीज के नाम हैं, और फिर टीचर संज्ञा की परिभाषा बताएगा। ये तरीका सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खुद से खोजकर सीख रहे हैं। लेकिन क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? एक 40 बच्चों की क्लास में क्या टीचर के पास इतना समय होता है कि वो इंतजार करे? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। ये एक बहुत ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए ज्यादातर टीचर इसकी उल्टी विधि यानी निगमन विधि का इस्तेमाल करते हैं, जो नियम से उदाहरण की ओर जाती है। हाँ, इसमें टीचर पहले संज्ञा की परिभाषा बताएगा और फिर उसके उदाहरण देगा। ये तेज है और सिलेबस पूरा करने में मदद करती है। तो कोई एक तरीका बेस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए एक आखिरी विधि है सम्मिश्रण विधि या एक्लेक्टिक मेथड। इसका मतलब है कि एक अच्छा टीचर किसी एक विधि से बंद कर नहीं रहता। वो अपनी क्लास, अपने छात्रों और टॉपिक की जरूरत के हिसाब से अलग अलग विधियों का एक मिश्रण तैयार करता है। कहीं आगमन, कहीं निगमन, कहीं संवाद, जो उस वक्त सबसे ज्यादा असरदार हो। तो आज हमने भाषा सीखने के पूरे सफर को देखा, एक बच्चे के पहले शब्द से लेकर क्लासरूम में व्याकरण के नियमों तक। हमने समझा कि कैसे भाषा का अर्जन एक प्राकृतिक और सहज प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक सचेत प्रयास है। हाँ, और ये समझना हमें ये सिखाता है कि भाषा सीखना सिर्फ नियम रटना नहीं है, बल्कि एक पूरी नई दुनिया से जुड़ना है। यह हमें सिखाता है कि बच्चों की गलतियों पर उन्हें टोकने के बजाय हमें उनके प्रयास को प्रोत्साहित करना चाहिए। और अब आपके लिए एक विचार। हमने भाषा सीखने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों पर बात की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जहां एआई और टेक्नोलॉजी हर रोज आगे बढ़ रही है, क्या भाषा सीखने और सिखाने के ये सभी तरीके पूरी तरह से बदल जाएंगे? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या कोई ऐप या डिवाइस हमें प्रत्यक्ष विधि से भी बेहतर तरीके से भाषा सिखा पाएगा, या फिर इंसान के सीखने का यह बुनियादी सामाजिक और बातचीत पर आधारित तरीका हमेशा सबसे ऊपर रहेगा?